Greetings students. So we are discussing the chapter number 3, atoms and molecules. So we have already discussed the introduction part, the laws of chemical combination, the conservation of mass and constant proportion, the various numericals of those laws, Dalton atomic theory. Our next topic is atom. What is the meaning of term atom? How we can define atom? What are the different symbols of atom? That we will discuss in this module. So first thing is how we can define what is atom, कि हम define कैसे करें कि atom होता क्या है, ठीक है. So there are number of definition given at various interval of time, कि अलग अलग time duration में अलग अलग definition आई है. Which definition is the most suitable one? कि जो सबसे पहले जो definition वो क्या आई थी, atom is the smallest particle of matter. कोई भी मैटर है उसका छोटे से छोटा पार्टिकल जो क्या होता है, एटम. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एटम, विच इज अनडिविजिबल, कि मतलब जिसको और ज्यादा हम क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, या मतलब जिसको हम और ज्यादा क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं. सो दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड नेमिंग दैट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज एटम. जो मैटर है उसके छोटे से छोटे पार्टिकल को हमने एटम क्यों बुलाया, हमने क्या, जो साइंटिस्ट थे उस टाइम पे उन्होंने उसका एटम नाम क्यों रखा था, कि उनको लगता था कि इससे ज्यादा छोटी चीज अब और कुछ हो नहीं सकती है, तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम. सो बट नाउ दैट डेफिनेशन इज ऑब्सोलेट, कि हम उसको अब यूज नहीं करते हैं. ऑब्सोलेट मीन कि जिसको हम पहले यूज करते थे अब नहीं यूज करते हैं. सो वी विल स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, व्हाट इज एटम, विद देयर डेफिनेशन पार्ट. सो आई हैव रिटन 3 definition. So we will discuss them one by one. So first definition is atom is the smallest particle of matter that we up to this point of time leave it. Atom is the smallest particle of matter which cannot be further divided into the small particles. कि एटम जो है किसी भी मैटर का छोटे से छोटा पार्टिकल है, उसको हम आगे जो है और छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते. बट नाउ दिस डेफिनेशन इज ऑब्सोलेट, मीन पहले ये एप्लीकेबल थी क्योंकि उस टाइम तक हमको एटम के बारे में पता नहीं था ज्यादा कि एटम के अंदर क्या क्या हो सकता है. नाउ वी आर क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. दीज आर दी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम. व्हाट आर दी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 4, that is about the structure of atom. So now this definition is obsolete, so try to avoid writing this definition. Whenever question is asked, define atom, but in notebook you have to write this, and you can write along with this. This is obsolete definition. Second and third is correct. So what is the second definition? Atom is the smallest particle of matter that participate in a chemical reaction. कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट मेनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन. लेकिन इलेक्ट्रॉन होते किस में हैं, अपने आप तो आ नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, एटम के अंदर. सो एटम सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का जो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है. सो वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन. Let's start with the simplest of burning of coal. I have written carbon plus oxygen will form carbon dioxide. तो सबसे छोटा पार्टिकल जो है कोल का या कार्बन का, ग्रेफाइट का, जिसको हम जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो सबसे छोटा पार्टिकल जो पार्टिसिपेट करेगा इस केमिकल रिएक्शन में वो क्या होगा, तो 1 atom of carbon. So smallest particle of matter which participate in a chemical reaction is called atom. And the third one is the most suitable definition for atom. If someone asks you, you can write this third definition. It is the most suitable one. Means atom is the smallest particle that may or may not exist in the free form in nature. कि एटम जो होता है वो छोटे से छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का. तो तीनों डेफिनेशन में ये बात तो सेम है कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का, एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का. दिस इज द मोस्ट प्रॉपर डेफिनेशन. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन द नेचर. कि नेचर के अंदर एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है नेचर, मैटर का. एटम सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का
जो नेचर के अंदर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज देयर आर सर्टेन एलिमेंट हुज एटम कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। ये कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके एटम जो नेचर के अंदर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। So we will discuss them one by one. कि what are those elements whose atom can exist in free state in the nature, and what are those elements whose atom cannot exist in the free state. So I have already written the examples of atom that can exist in the free form, or free form is also called native state, and those which can exist in the combined state. So examples of element whose atom can exist in the free state. The most common example is the noble gases, or you can also write inert gases. So first example is helium. I am also writing their symbols: helium, neon, argon, krypton. So I have written few of the examples of gases, or you can also say them, these are the known metal that can exist in gaseous state at room टेम्परेचर। और ये कौन सी स्टेट में रहते हैं? फ्री फॉर्म में। कि अकेला हीलियम का एटम कैन एग्जिस्ट इन द नेचर, द इंडिविजुअल एटम ऑफ नियोन कैन एग्जिस्ट इन द नेचर, द इंडिविजुअल एटम ऑफ आर्गन कैन एग्जिस्ट इन द नेचर, सेम इन केस ऑफ क्रिप्टॉन। सिमिलरली if you want to write few more example, then you can write the example of gold. Gold can exist in the nature in the free form. The symbol of gold is AU. Similarly, carbon can exist in the free state in the nature. The symbol of carbon is C. The carbon exists in the nature in free form in the form of coal, graphite, diamond. So these are the different form of carbon that can exist in the nature in the atomic form, or you can say free form. मतलब free form का मतलब है उनको दूसरों के साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, वो अकेले नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं. इफ समवन आस्क यू व्हाई दे कैन एग्जिस्ट, so you can write because they are stable. कि नेचर के अंदर वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं. So these are the few of the examples of atoms of element that can exist in the nature in free form. Now I am writing the examples of those elements which cannot exist in the free form. कि वो free form में तो exist कर ही नहीं सकते, वो किसी ना किसी के साथ combine करेंगे. Either they combine with itself, कि वो खुद के साथ combine करके कुछ molecule वगैरह बनाएंगे, या दूसरों के साथ combine करके molecule बनाएंगे. For example, हाइड्रोजन. द सिंबल फॉर हाइड्रोजन इज H. कभी भी आपको हाइड्रोजन H की फॉर्म में नहीं मिलेगा. जब वो खुद के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? H2, हाइड्रोजन गैस. लेट अज्यूम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, वाटर. यू कैन राइट एज मेनी एज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन. सिमिलरली ऑक्सीजन, यू विल नेवर फाइंड ऑक्सीजन इन द फ्री फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म. तो ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस. तो यहाँ पे वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है? खुद के एटम के साथ. इफ यू वांट टू राइट कंबाइंड स्टेट एग्जांपल, द कंपाउंड एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली सोडियम, द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na. यू विल नेवर फाउंड सोडियम इन द फ्री फॉर्म इन द नेचर. वो हमेशा क्या कर रहा होगा? किसी के साथ कंबाइन कर रखा होगा. फॉर एग्जाम्पल, द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोडियम इज सोडियम क्लोराइड, द कॉमन सॉल्ट विच वी ईट. सिमिलरली पोटाशियम, you will never find potassium in the free state in the nature. So there are number of examples that you can write under the category of combined state or free form. So
Similarly, the most important metal, iron. The symbol for iron is Fe. You will never find iron in the free form. तो अब तो आप लोग बोलोगे कि हम तो आयरन तो देखते हैं, आयरन के हम नेल्स बनाते हैं, आयरन के ब्रिजेस बनाते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें हम आयरन की बनाते हैं, तो वो तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो तो कुछ नहीं होता उसको. नो, एज यू आर ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन रस्ट क्यों करता है, क्योंकि आयरन अगर फ्री फॉर्म में होगा, नेटिव फॉर्म में होगा, तो वो क्या होता है, अकेला नहीं रह सकता, वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करता है. एंड द मोस्ट प्रोबेबल केमिकल्स विद विच आयरन रिएक्ट, मेन किसके साथ आयरन रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एंड विच विल लीड टू द रस्टिंग ऑफ आयरन. की आयरन क्या हो जाता है, जब एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसकी क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है. आयरन क्या हो जाता है, हमारा खराब हो जाता है. सो वो रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, कि भाई टाइम जो लगता है आयरन की रस्टिंग होने में वो थोड़ा ज्यादा लग जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री फॉर्म में रह सकता है. हम कैसे बचाते हैं आयरन को, ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग. हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, दूसरी मेटल की लेयर लगा देते हैं आयरन के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी put layer of zinc over the iron, the method is called galvanization. So the detail we will discuss in the next class. So I have written few of the examples of elements that do not exist in the free form: hydrogen, H2, water, glucose. There are a number of examples: oxygen, O2, carbon dioxide, sodium. You will never find sodium in the nature. NaCl, potassium, KCl, iron, Fe. Similarly, aluminium. So you will find most number of elements in the nature in their combined form. There are very few elements that can exist in the free form in the nature, कि अकेले वो रह सकते हैं. We want to write few more. You can write platinum. Pt is the symbol of platinum. So there are number of elements that can exist. Most of the element exist in the combined state. If you रिलेटिवली कंपेयर कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आपको किसमें मिलेंगे, कंबाइंड फॉर्म के अंदर. ठीक है, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दी ओर ऑफ आयरन. की आयरन हम कैसे निकालते हैं, आयरन की माइंस होती है. कॉपर हम कैसे निकालते हैं, कॉपर की माइंस होती है. एल्यूमिनियम की माइंस होती हैं, तो उसमें से हम क्या निकालते हैं, मिट्टी की फॉर्म में वो निकलता है, उसमें से हमको मेटल को क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. so generally elements do not exist in the free form. So I have already explained the atom that exists in the free state. Next topic is what is the size of atom. So size of atom is too small to be seen by the naked eye. कि अगर हम अपनी आंखों से देखना चाहें किसी एक एटम को तो हम नहीं देख सकते, बिकॉज द साइज ऑफ एटम इज टू स्मॉल. इतना छोटा होता है कि इवन यू विल नॉट बी एबल टू सी दी एटम विद द सिंपल माइक्रोस्कोप. की जो सिंपल माइक्रोस्कोप आपने स्कूल में या लैब्स में देखा है, उससे भी हमको एटम नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो इतना ज्यादा छोटा होता है. तो साइज ऑफ एटम इज टू स्मॉल. अब किसी का साइज निकालते हैं तो जनरली हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, वी आर कंसिडरिंग एटम एज ए स्फीयर. तो हम क्या निकालते हैं, रेडियस. टू कैलकुलेट द साइज वी जनरली यूज द रेडियस. सो एटॉमिक रेडियस इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ एटम. एंड साइज इतना छोटा होता है तो हम नॉर्मल यूनिट्स नहीं ले सकते. यूनिट क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. तो ये तो बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, उससे भी हम एटम का साइज मेजर नहीं कर सकते. सो टू मेजर द साइज ऑफ एटम वी यूज द यूनिट विच इज कॉल्ड nm, एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस nm इज नैनोमीटर, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. कि 1 नैनोमीटर अगर हम बात करते हैं तो वो कितना साइज होगा, 10⁻⁹ 10⁻⁹ मतलब 10⁻⁹ को पॉजिटिव में करना है तो नीचे लाना पड़ेगा. तो इस तरह से आपको 9 जीरो उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी. तो इतना छोटा साइज है. तो अगर आप देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू सी द एटम, then you have to use specially designed microscope which is called electron microscope. So specifically the microscope which is used to see the atom is electron microscope, or you can also write scanning tunneling microscope, which in short called STM. So these are highly specific microscope. तो ये बहुत छोटे से माइक्रोस्कोप भी होते हैं, थोड़े बड़े साइज के होते हैं, और इससे हम क्या देख सकते हैं, we can see the
एटम, और ये जो एटॉमिक रेडियस मैंने यहाँ पे लिखी है, द एटम ऑफ हाइड्रोजन साइज इज 10⁻⁻⁹ मीटर, द मोलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻⁹ मीटर, मोलिक्यूल ऑफ hemoglobin, all of you are aware about the hemoglobin, 10⁻⁸ meter. So there are few more examples that is given in your book, so you can also follow your book to see the number of examples. So as you can see here on page number 33 in your NCERT, atom of hydrogen, molecule of water, molecule of hemoglobin, the grain of sand, ant and the watermelon. तो आप देख सकते हो कि अगर हम वाटरमेलन के साथ एटम ऑफ हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे तो कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के साइज में लेके. So question can be like, how we can see the atom? You can write these two options. What is the unit used to measure the size of atom? Nanometer. So I hope the size of atom is clear to everyone. Next important topic or important part of the topic atom is the symbols of element. कि अब हर एक बारी हम क्या लिखें, उनका पूरा नाम लिखें तो it will be very time consuming. So there are certain symbols assigned to them. So सबसे पहला जो स्टेप लिया था सिंबल्स असाइन करने के लिए एलिमेंट को, वो किसने लिया था? डोल्टन ने. सो यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द डोल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि डोल्टन पहला साइंटिस्ट था जिसने एटम को लेकर कोई थ्योरी दी थी. तो डोल्टन ने क्या किया था, सर्टेन सिंबल्स असाइन किए थे एलिमेंट्स को. एज यू कैन सी हियर, हाइड्रोजन सर्कल विद ए डॉट, ऑक्सीजन एम्प्टी सर्कल, कार्बन सर्कल विच इज फिल्ड. नेक्स्ट इज द फॉस्फोरस इन्वर्टेड वाई. तो फॉस्फोरस का सिंबल क्या है? सर्कल, और उसके अंदर इन्वर्टेड वाई. नेक्स्ट इज द सल्फर, प्लस साइन है उसके अंदर, तो सल्फर का हो गया. सिमिलरली कॉपर, और इफ यू वांट टू सी यू कैन फॉलो योर बुक फिगर 3.3. so as you can see here, hydrogen, phosphorus, copper, in case of gold, circle with this glitter. नेक्स्ट इज द कार्बन, सल्फर, लेड के अंदर क्या किया है? सर्कल लिया, उसके अंदर एल, कैपिटल एल मेंशन कर दिया. इसी तरह से प्लेटिनम सर्कल विद द पी. सिमिलरली आयरन सर्कल विद आई, सिल्वर सर्कल विद एस, एंड मर्करी. देखो मर्करी और गोल्ड में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, गोल्ड में जी लिख दिया है, मर्करी में क्या किया हुआ है? सिर्फ डॉट लगाए हैं अंदर की साइड पे. तो यू कैन फॉलो योर एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 33, फिगर 3.3 to see this symbol. You don't have to learn this symbol, but you should aware about at least these 6 or 7 elements. So this method was not suitable for today's time, क्योंकि डोल्टन के टाइम पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट थे वो बहुत थोड़े थे. तो 15, 20, 25 एलिमेंट है, उनको ये सिंबल असाइन करना बिल्कुल ईजी है. नाउ इन द मॉडर्न टाइम इट इज मोर देन 180. So to assign these type of symbol and to learn them, it is quite tedious process, बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उसके बाद जो नए सिंबल हम आज के टाइम पे यूज करते हैं, मैं जब भी एलिमेंट को लिखता हूं तो साथ में सिंबल्स मेंशन करता हूं. तो व्हाट आर दीज सिंबल्स? दीज आर द मॉडर्न सिंबल्स यूज्ड फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स. सो देयर आर नंबर ऑफ वेज सिंबल्स हैव बीन असाइंड टू द एलिमेंट. तो बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनको अलग अलग तरीके से सिंबल्स असाइन किए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनको उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे असाइन किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, देयर इज ए प्लेस कॉल्ड साइप्रस, वहां पे मिला था फर्स्ट टाइम कॉपर, तो उसको वो नाम असाइन कर दिया. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड जो है, गोल्ड का सिंबल है AU विच इज ओरियम, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज से उठाया हुआ है. उसके अंदर क्या है? ओरियम इज द वर्ड यूज फॉर द येलो कलर. गोल्ड आपको पता है कौन से कलर का होता है? येलो शाइनी कलर. तो वहां से वो सिंबल आया हुआ गोल्ड का, ओरियम AU. सिमिलरली, so there are number of ways based upon the different languages. For example लैटिन, जर्मन, उस लैंग्वेज में क्या बुलाते थे, तो वहां से सिंबल उठाया हुआ है. कुछ ऐसे हैं जिनका इंग्लिश जो मीनिंग है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए क्या ले लिया? हाइड्रोजन HYDROGEN, तो उसका फर्स्ट लेटर ले लिया. So there are number of ways. So I have already written few of the example. So first I will discuss कि होते क्या हैं. तो सबसे पहला तरीका तो क्या होता है? प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हम क्या कर ले? नेम असाइन कर दें किसी एलिमेंट को. लैटिन लैंग्वेज में उसका क्या नाम था, उसके बेसिस पे उसको नेम असाइन कर दें. इंग्लिश लैंग्वेज में क्या नेम था, उसके बेसिस पे नेम असाइन कर दें. तो इतनी ज्यादा तरीके होने के बाद क्या हुआ? एक कमेटी होती है विच इज IUPAC. So you can write the full form, International Union of
Pure and Applied Chemistry. So this is the committee which give names for everything related to the chemistry. Chemistry से related जो भी चीजें होती हैं वो कौन डिसाइड करता है? IUPAC. तो एक स्टैंडर्ड कमेटी है. आई एम अगेन रिपीटिंग द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो उन्होंने एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं हर एक को एलिमेंट्स को सिंबल असाइन करने के. सो आई हैव रिटन फ्यू ऑफ दी सिंबल. So there are certain elements in which we give the we consider the first letter of their name in the capital form in the upper case and it will be assigned. तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके हमने नाम उसका सिंबल कैसे असाइन किया हुआ है, उनका जो इंग्लिश नेम है उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिख देते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है? सिंबल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन H in the capital form, oxygen O in the capital form, nitrogen N in the capital form. Similarly, you can write carbon C. So there are certain element जिसमें हम क्या यूज करते हैं जब कभी नंबर अगर या नाम या नंबर मैच होते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कंपेयर कार्बन एंड कोबाल्ट. सो कार्बन हैव बीन असाइंड सिंबल C. अब कोबाल्ट के केस में क्या करें? फर्स्ट लेटर तो हमने C ले लिया, लेकिन अब C तो सिंबल हमने किसको असाइन कर दिया है? कार्बन को. सो इस एनोमली को रिमूव करने के लिए वी टेक द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड कोबाल्ट एंड इट शुड बी इन लोअर केस. स्मॉल लेटर में हमको लेना, ये ध्यान रखना. अगर मैं ये CO लिख रहा हूं और ये मैं CO लिख रहा हूं तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है. तो CO लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी कोबाल्ट. इफ आई हैव रिटन कैपिटल C कैपिटल O मीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. So this is the symbol for carbon monoxide gas. You people already aware about the toxic effect of carbon monoxide. So there is a difference. So be careful while you are writing the symbol. If you are writing capital C small o, it means it is cobalt. If you are writing capital C capital O, then it is the carbon monoxide. So second is first letter is capital and the second letter is small. Similarly in case of aluminium Al. Next is there are certain elements. इसमें तो हमने क्या किया हुआ था? फर्स्ट लेटर एंड द सेकंड लेटर. कई ऐसे एलिमेंट है जिसमें हम डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड लेटर नहीं लेते हैं. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन में सेकंड लेटर क्या है? CH, पर उसका सिंबल क्या है? CL. सो देयर आर डिफरेंट रूल्स. नेक्स्ट इज देयर आर सर्टेन नेम्स व्हिच वर टेकन फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन, देयर लैटिन नेम. फॉर एग्जांपल कॉपर. Copper, the Latin name for copper is cuprum. And अब आप देख सकते हो Latin name क्या है? Cuprum. और उसका सिंबल क्या है? C और U. C capital, U is in small letter. Similarly, iron, the Latin name of iron is ferrum. और उसका सिंबल आप देख सकते हो F, small letter E. Similarly, sodium, its Latin name is natrium and its symbol is Na. क्योंकि कई बार लगेगा कि भाई सोडियम बोल रहे हैं तो S और O होना चाहिए था सिंबल, नहीं. इट्स सिंबल इज टेकन फ्रॉम द लैटिन नेम विच इज नेट्रियम कैपिटल N स्मॉल a. सिमिलरली इन केस ऑफ पोटाशियम, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होती है वो पोटाशियम और फॉस्फोरस में होती है. पोटाशियम भी P से स्टार्ट होता है, फॉस्फोरस भी P से स्टार्ट होता है, बट द पोटाशियम सिंबल इज K बिकॉज द लैटिन नेम ऑफ पोटाशियम इज केलियम और वहां से उठाया हुआ फर्स्ट लेटर K and the symbol for phosphorus is only P. So you will be familiar with these symbol as you use them during your studies. कि जितनी बार बार आप यूज करते रहोगे वैसे वैसे आप फेमिलियर होते जाओगे कि पर्टिकुलर मेटल का सिंबल क्या है, हाइड्रोजन का क्या सिंबल है, कॉपर का क्या है. So there are number of symbols. For example, if I can write few more symbols. So first take the screenshot, then I will erase. There are number of symbols. For example, barium, Ba, sulfur, S. Similarly, platinum, Pt. Few I have already written: helium, neon, argon, krypton, gold, copper. Similarly,
the radioactive element which is used for atomic bomb and nuclear power plant. You should know about this element. Uranium. So there are number of symbols that you can write. Let me see few of the examples. Fluorine, chlorine, fluorine, bromine, iodine. For the symbols you can refer your NCERT book, page number 34. So as you can see, please open your book. So as you can see, aluminium Al, argon Ar, barium Ba, boron B, bromine Br, calcium Ca, chlorine Cl, cobalt, copper, gold, silver, iron, lead. So there are number of symbols and you will be familiar about the symbol as you use them in your chemistry notebook. तो बार बार आप लिखोगे अपनी नोटबुक में और बार बार रीड करोगे, you will be familiar. तो देर आर मोर देन 118 एलिमेंट, उन सबके अलग अलग सिंबल्स हैं. तो धीरे धीरे जब आप उसको पढ़ते रहोगे, साथ के साथ यूज करते रहोगे, यू विल बी फेमिलियर. सो आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ एटम इज क्लियर टू एवरीवन. How you have to write in the notebook? First is the definition part, but with the first definition right, it is obsolete. Second is the I have already erased the free form and the combined form. Then you can write size of atom. Then you can write the symbols, and in the last, if you want to add the symbol, you can also add there. So this is what all about the atom. The one topic that is left from the atom is the atomic mass, that we will discuss in the next module. So now you can take the screenshot again and can write in your fair notebook. So thank you, students.